पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एक के बाद एक 4 बड़ी और अहम बैठक करने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीसीएस और सीसीईए और सीसीपीए की बैठक होगी। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात पर चर्चा के लिए पीएम मोदी आज 4 बड़ी बैठकें करेंगे। बैठकों की शुरुआत सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक से होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। सुबह 11:05 पर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। सुबह 11:10 पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी। इसके बाद 11:15 पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और रक्षा, वित्त, विदेश व गृह सचिव भी इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। इसके बाद होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार सीसीपीए की बैठक में संसद का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा कर सकती है। तो 4 बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेने वाले हैं और इसमें पहली बैठक जो है 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल की बैठक हुई और सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार था जब पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुखों से एक साथ मिल रहे थे। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये उच्च स्तरीय बैठक करीब 70 मिनट तक चली। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशनल फैसले के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। पीएम ने ये भी कहा कि जवाबी एक्शन का समय सेना ही तय करे। उन्होंने ये भी कहा कि करारा जवाब देने का तरीका क्या हो, टारगेट कहां हो, ये सब कुछ सेना ही तय करे। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आतंक को जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। इससे पहले बिहार की रैली से ही पीएम ने कह दिया था कि आतंक को ऐसा जवाब मिलेगा जो कल्पना से भी कड़ा होगा। यानी बैठक दिल्ली में हुई और आज की रात पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार को नींद नहीं आई। और पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती नजर आ रही है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परगवाल सेक्टर में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हर तरफ बौखलाहट दिख रही है। उसका असर एलओसी पर भी दिख रहा है। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान की सेना लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। 28-29 अप्रैल की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से चिनाब नदी के पास भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और 10 से 12 राउंड छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना ने 27-28 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और पुंछ जिले में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने स्मॉल आर्म्स से फायरिंग की। पहलगाम हमले के बाद हो रहे सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने उरी, तंगधार और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दिया। एलओसी पर जिन जिलों में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, वहाँ भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। और मंगलवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास चली। सूत्रों के माने तो बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख की बातचीत हुई है। देखिए, आरएसएस प्रमुख पीएम से मिलने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। ये पहली बार था जब मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे। मोहन भागवत मंगलवार शाम 7:35 के करीब पीएम आवास पहुंचे और रात 9:15 बजे पीएम आवास से निकले। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पहलगाम आतंकी अटैक पर चर्चा हुई।
ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर संघ प्रमुख ने कहा था कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना और राजा अपना काम करेगा। अगर कोई उतरा है बुराई पर तो वहाँ पर आप दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करे। दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बिगरू श्रीनिवासन और असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा शामिल हुए। बैठक में सशस्त्र सीमा बल की अतिरिक्त महानिदेशक अनुपमा नीलेकर चंद्रा भी मौजूद थी। और देखिए, क्या पहलगाम में 22 अप्रैल की जगह 21 अप्रैल को आतंकवादी हमला होना था? ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि एक पर्यटक ने दावा किया है कि आतंकी एक दिन पहले भी वहां पर मौजूद थे और हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा है पर्यटक ने। महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले युवक ने दावा किया कि 21 अप्रैल को वो पहलगाम के बाइसरन पिकनिक स्पॉट पर मौजूद था और कुछ संदिग्ध लोगों ने उससे अजीब से सवाल पूछे थे। मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग। उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यहाँ के नहीं लगते। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहाँ से निकल गए। युवक का ये भी दावा है कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों के स्केच जारी किए उसमें से एक आतंकी वहाँ पर 21 अप्रैल को भी मौजूद था। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ और उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी, इसलिए हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो घात लगाए बैठे आतंकियों ने जो लोगों को मारा है उस पर तो खैर देश कड़ी कार्रवाई करेगा ही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ग्राउंड पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी पहुंचकर क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया है ताकि वो जान सके कि एक्चुअली 22 अप्रैल को वहां पर हुआ क्या था और कैसे ये घटना घटी थी। बारामूला से आई ये तस्वीरें सुरक्षा बलों की चौकसी बयान करती हैं। सुरक्षा बल लोगों को रोककर उनकी जांच कर रहे हैं। एक एक आदमी की तलाशी ली जा रही है और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दों और उनके मददगारों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी हुई। सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर रीजन में 48 पर्यटन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच जांच के लिए एनआईए की टीम बाइसरन घाटी में उस जगह पहुंची जहां आतंकियों ने पर्यटकों की हत्या की थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इससे पहले भी एनआईए की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अगले कुछ दिनों तक घटनास्थल पर जांच करेगी। एनआईए वीडियो फुटेज को आधार बनाकर टेक्निकल एविडेंस भी जुटा रही है। वहीं एनआईए की एक टीम पुरुलिया में मनीष राजन मिश्रा के घर पहुंची। एनआईए की टीम ने मनीष की पत्नी और बेटे से 1 घंटे तक बात की। और पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आतंकवादी हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में महिलाएं भी सड़क पर उतरी और नारेबाजी की। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में योगी सेना सदस्य सड़क पर उतरे। इस टॉर्च मार्च में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे का पोस्टर सड़कों पर बिछाकर उसे पैरों से कुचला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध की लहर विदेश तक फैल चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हुए प्रोटेस्ट में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। और झांसी में शादी में हल्दी का रस्म पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। दुल्हन और उसके घर वालों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की प्रधानमंत्री से मांग की है। सुनिए।
आतंकवाद मुर्दाबाद। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन करते ये पोस्टर खास है। खास इसलिए क्योंकि ये विरोध शादी समारोह में हुआ। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन और उसकी सहेलियों ने हाथों में पोस्टर लेकर पहलगाम के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। हमने शादी करने से पहले हमले में मारे गए पर्यटक में श्रद्धांजलि दी है और हमें यकीन है कि मोदी इसका बदला अवश्य लेंगे। दुल्हन के परिवार वालों और समारोह में आए दूसरे लोगों ने भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए इंसाफ की मांग की। लोगों ने आतंकियों और आतंकियों के समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। पर्यटक स्थल पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार से अपील करता हूं कि सबका दूरी ताकत से बदला लिया जाए। पहलगाम में जो भी ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद हमें उसका बहुत खेद है। और उत्तर प्रदेश यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पर जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की निर्मम हत्या कर दी थी। आज उनसे मुलाकात करेंगे। 31 साल के शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारी थी। इसी साल 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। शुभम 16 अप्रैल को अपनी पत्नी और परिवार के 9 सदस्यों के साथ कश्मीर गए थे। राहुल गांधी आज शुभम के घर पहुंचकर शोक में डूबे परिवार से मुलाकात करेंगे। 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की थी। आज कानपुर रवाना होने से पहले राहुल गांधी अमेठी के मुंशीगंज में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद संजय गांधी अस्पताल में हृदय रोग इकाई का उद्घाटन करेंगे और इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का निरीक्षण करेंगे। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। यहाँ राहुल गांधी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो रायबरेली आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, स्थितियों को समझ रहे हैं, फैक्ट्री के बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पार्टी नेताओं की बयानबाजी से नाराज कांग्रेस आलाकमान ने सभी नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। नेताओं को कहा है कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी ना करें। कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर को लेकर जब सवाल उठे तो पार्टी बैकफुट पर आ गई। पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अब आगे नुकसान न हो इसके लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए निर्देश जारी किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में कहा गया है कि पार्टी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के मुताबिक होनी चाहिए। कोई भी अनौपचारिक, निजी या पार्टी लाइन से बाहर का बयान गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अब सिर्फ पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ही मीडिया से बात करेंगे। चिट्ठी के जरिए कांग्रेस ने कहा है कि संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं पर एकजुट, गरिमामय और जिम्मेदार प्रतिक्रिया जरूरी है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर और उदित राज के बीच भी सार्वजनिक तौर पर विवाद हो चुका है। उदित राज ने थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया था। और पोस्ट को कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और साथ ही विवाद के बाद कांग्रेस ने बेशक पोस्ट हटा लिया है, लेकिन नाराज बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान का कांग्रेस तक कह दिया। एक्स पर गायब वाला पोस्ट के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेताओं ने सवाल पूछा है कि आखिर संकट के समय में कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप भी लगा दिया। जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने एक्स से पोस्ट हटा लिया। नेताओं को हद में रहने की सलाह भी दी। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने गलती की। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? हालांकि कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहे जाने पर
दूसरे विपक्षी दलों ने ऐतराज किया। सत्ता में बैठे लोग, उनके नेता प्रवक्ता भाजपा के, वो पाकिस्तान और आतंकियों से लड़ाई लड़ने के बदले विपक्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बत्ती गुल प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। AIMPLB ने आज रात 9 बजे 15 मिनट लाइनें बंद रखने का आह्वान किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नए वक्फ कानून के विरोध में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से 15 मिनट अपने घर की बिजली बंद रखने का आह्वान किया है। AIMPLB का ये बत्ती गुल प्रोटेस्ट रात 9 बजे शुरू होगा। रात 9 से 9:15 तक घर की रोशनी बंद करने का आह्वान किया गया है। 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये कानून एक काला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ अपने आंदोलन को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया था। अब ब्लैकआउट अभियान के जरिए फिर नए वक्फ कानून के विरोध की शुरुआत हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी देशवासियों से ब्लैकआउट अभियान में शामिल होने की अपील की है। जो इस काले कानून के विरोध में है, उनसे हमारी अपील है कि वो समर्थन दे, विरोध दर्ज कराएं। और गर्मी का मौसम शुरू होते ही पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए विवाद शुरू हो जाता है और इस बार भी यही हुआ। हरियाणा ने आरोप लगाया है कि पंजाब उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, तो वहीं पंजाब का कहना है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। देखिए। भाखड़ा नहर के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार आमने सामने है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा। हरियाणा के मुताबिक उसे रोजाना 9,500 क्यूसेक पानी मिल रहा था, अब इसे घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया है। हरियाणा ने पूरा पानी देने की मांग की है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा सरकार 2 महीने पहले ही अपने कोटे का सारा पानी इस्तेमाल कर चुकी है। बीजेपी ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ सारा वर्त चुके हैं। इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार केंद्र के पास पहुंची है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दिल्ली में केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। हरियाणा ने ज्यादा पानी देने की मांग की है। वहीं पंजाब के नेताओं का कहना है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी हरियाणा को नहीं देगा। पंजाब के पानियां ते डाका मारना चाहती है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी सरकार होने नहीं देगी। और गलती से बॉर्डर पार पाकिस्तान चले गए BSF के जवान को हिरासत में लिए जाने का भारत ने विरोध दर्ज करा दिया है। BSF ने जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी हिरासत में रखा है। जवान की रिहाई में हो रही देरी से परिवार फिलहाल परेशान है। ये है रजनी गुप्ता, जो अपने परिजनों के साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में BSF की उस यूनिट के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, जिसमें उनके पति PK साहू तैनात हैं। रजनी अपने पति की खोज खबर लेने कांगड़ा पहुंची और BSF के अधिकारियों से अपने पति को जल्द वापस लाने की अपील की। मैं उनको यही पूछने आई हूं कि अभी वो कैसे हैं, सही सलामत है कि नहीं, कब तक वो रिहा होंगे वहां पाकिस्तान से। मैं यही अपडेट लेने यहाँ पे आई हूँ। मेरी फैमिली आए हैं सारे, PO साहब से बात करें कि रिहाई की गुहाई लगाएं। यूनिट के अधिकारियों ने BSF जवान PK साहू की पत्नी रजनी को भरोसा दिया है कि उनके पति जल्द ही वापस आ जाएंगे। BSF ने भी औपचारिक तौर पर पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने विरोध दर्ज करा दिया है। साहू फिलहाल पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में हैं और इसी को लेकर BSF ने विरोध दर्ज कराया है। PK साहू पंजाब के फिरोजपुर में तैनात हैं। 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 4 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहाई पर चुप्पी साधी हुई है। रेंजर्स साहू के हालात के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। और कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया। हादसे में 15 लोगों की जान जाने की खबर है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में मछुआ फल मंडी के पास है ऋतुराज होटल, जिसमें मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए एक शख्स ने 6 मंजिला होटल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आग लगने के बाद होटल के अंदर कई लोग फंस गए।
अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम गैस कटर की मदद से लोहे की ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुई। आग लगने के बाद कई लोग जान बचाने के लिए होटल की छत पर भी चले गए। उन लोगों को भी छत से सुरक्षित नीचे उतारा गया। होटल व्यस्त महात्मा गांधी रोड के किनारे ही है। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि होटल की दूसरी मंजिल पर जहां किचन है वहीं पर आग लगी और ये ऊपर के फ्लोर तक फैल गई। आग लगने की एक घटना हुई थी, तो उसमें जो है अभी तक जो हमारी टीम जितना देख पाई है 15 लोगों का कैजुअलिटी है। अभी लगभग पूरा कंट्रोल में, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। होटल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। और अहमदाबाद में एक अपार्टमेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लगी, लेकिन देखते ही देखते 5वीं मंजिल तक ये आग फैल गई। हादसे में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग इंदिरा ब्रिज के पास आत्रे ऑर्किड सोसाइटी में लगी, जो एक रिहायशी बहुमंजिला बिल्डिंग है। आग बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और 5वीं मंजिल तक फैल गई। बिल्डिंग में आग के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक महिला तो इतना घबरा गई कि खुद की जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से कूद गई। चश्मदीदों ने बताया कि जब फायर विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला खुद को बचाने के लिए नीचे कूद गई। गनीमत ये रही कि नीचे मौजूद लोगों ने गद्दे बिछाए हुए थे, जिससे महिला को बचा लिया गया। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में आग एसी के सिस्टम से लगी। आसपास के फ्लैट में मौजूद लोगों को तुरंत ही झूले की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते ये आग बहुत तेज से फैलने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। खरगोन जिले के सनावद में लगी भीषण आग से घंटों लोग डर के साए में रहे। सनावद में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग लगातार फैलती जा रही थी। इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे इलाके में कचरा भरा था, जिससे आग और तेजी से फैलती जा रही थी। ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे में अचानक आग लग गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा की वजह से आग 200 मीटर के दायरे में फैल गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे के पास करीब 2 किलोमीटर के इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि 5 फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की टीम बुलानी पड़ी। आग का दायरा इतना फैल चुका था कि इस पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि तेज हवा की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया।